शरद पूर्णिमा का दिन है गीतिका, और कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी कि सारी 16 कलाएं उसमें आज नजर आने वाली है, ऐसा मैंने पढ़ा है। मान्यता यह भी है कि आज मां लक्ष्मी धरती पर अवतरती हैं और भगवान विष्णु की पूजा भी आज फलदायी होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत का संचार होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधीय और दिव्य गुण उसमें आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन वो करते हैं। और शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी एक खास मान्यता है। दरअसल वो ये कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण का महाराज भी शरद पूर्णिमा की तिथि को ही बताया जाता है। मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन वृंदावन की गोपियों के साथ महाराज का आयोजन किया था, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आज शरद पूर्णिमा है। सनातन धर्म में इस दिन को बहुत शुभकारी माना गया है। आज देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को भी खूब खास माना जाता है क्योंकि आज चांद 16 कलाओं से भरा होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। वहीं आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर खाना भी बहुत शुभकारी होता है। आज आसमान से होगी अमृत की वर्षा। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होगी विशेष कृपा। और आज रात चंद्रमा भी होगा 16 कलाओं से युक्त, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। पंचांग के मुताबिक शरद पूर्णिमा की शुरुआत आज रात 8:40 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को करीब 5 बजे होगा। हालांकि शरद पूर्णिमा का ये पर्व रात को ही मनाया जाता है, इसीलिए ये पर्व आज ही मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर रवि योग का शुभ संयोग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में इस रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। ये रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। शरद ऋतु में जो भी पूर्णिमा पड़ता है उसको हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। वो आश्विन मास के पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में महारास किया था। इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा की थी। इसीलिए आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे वो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसको खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और निरोगी काया रहती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन उपवास रखने के साथ धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और तो और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सफेद वस्तुओं के दान से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। हम लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि में चंद्रमा की पूजा यथोविधि से करके और सफेद वस्तुओं का दान करने से हमें चंद्रमा से जो दोष उत्पन्न होते हैं वह दूर होते हैं और हमारे जीवन में जो मन की गति को बताया गया, चंद्रमा को मन की गति, चंद्रमा मनसो, चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है। अगर किसी का मन विचलित है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में
चंद्रमा का पूजन करके अगले दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से उसके चंद्रमा ठीक होते हैं और उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। गुरुजी, शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन क्यों करते हैं? ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि पाने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के इस खास दिन पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिससे चांद का आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज यानी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाया गया है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी की आराधना से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि का वरदान मिलता है। आम दिनों के मुकाबले शरद पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों की सहूलियत के लिए सुबह और शाम एक घंटे का दर्शन का वक्त बढ़ाया गया है। आज शुभ दिन पर बांके बिहारी जी मंदिर में महाराज की मुद्रा में मुरली बजाते हुए अपने भक्तों को बांके बिहारी दर्शन दे रहे हैं। साल में एक बार भगवान मेरे बांके बिहारी जन जन के आराध्य श्री बिहारी जी महाराज बंसी धारण करते हैं और मोर मुकुट कटकाछनी का दर्शन होता है। ठाकुर जी का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। पूरे की चंद्रकला एवं केसर मिश्रित खीर का भोग लगाया जाता है। बिहारी जी अपनी सखियों के साथ बाहर सुबह से और रात तक भगवान बाहर रहेंगे और अपनी सखियों के साथ बंसी धारण करते हुए महाराज के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे। सबसे पहले आपको भी शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो बेहद खास माना जाता है। आज लक्ष्मी जी के जो रूप है उनको, लक्ष्मी जी को प्राकट्य उत्सव जो है उनका मनाया जाता है और आज के दिन खीर बनाने की जो मान्यता है उसके बारे में जरा विस्तार से हमें बताइए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि आज जो है लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिन भी है और उनका जन्म दिवस भी आज ही के दिन हुआ है। और आज के दिन कार्तिकेय जी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मनुष्य के अंदर भी सुप्त अवस्था में 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा में भी 16 कलाएं हैं। अब जो 16 कलाएं हैं वो हर मनुष्य के जीवन में जरूर चाहिए होती हैं। इसलिए जो है जब हम खीर बनाते हैं उसको तस्मई कहते हैं, और खीर बना करके या तो मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में रख करके और व्हाइट कपड़े से बांध करके और चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि आप देखते हैं कि अमृत वेला बोलते हैं कि चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा होता है सुबह सुबह अमृत काल में, और रात्रि के वक्त जब चंद्रमा आता है तो उस वक्त जो है से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ता है और अपनी रोशनी पूरी देता है। क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी रोशनी से नहीं, सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, जो साइंटिफिक रीजंस है। और चंद्रमा के अंदर जो कलाएं होती हैं, जैसे अमृता अर्थात अमृत को बरसाने वाली, मनदा, पुष्या और तुष्टि, धृति, शात्वी, श्री, धन, अंगदा, पूर्णता, ज्योतिष्णा और कांति, ये सारी अवस्थाएं जो है चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं हैं। और इन कलाओं के कारण ही चंद्रमा हमारे मन में शीतलता प्रदान करता है, मानसिक शांति देता है, आध्यात्मिक शांति देता है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं जिनको हम रोज देखते हैं। चंद्रमा को मन का कारक जैसा बताया कि मन से संबंधी है, हमारे मन और आत्मा को जो है कंट्रोल करने वाला है। और कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो है आप देखें कि हमारा जो शरीर भी बनता है 5 तत्वों से ही बनता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील। और उसी से देह बनता है। देह के अंदर जो जल होता है, और जल जो है 2/3 माना जाता है। तो हमारी बॉडी भी जो है 5 तत्वों से बनी है। उनके अंदर भी 16 कलाएं हैं, पर वो सुप्त अवस्था में रहती हैं। हमें शांत रहना, हमारे चित्त को शांत रहना। और आज के दिन जो खीर बना करके आप जब चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं, तो ये जैसे हाई बीपी है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई भी नाना प्रकार के रोग हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाओं में अमृत बरसा रहा होता है, वो अमृत तुल्य जो है वो खीर। कहते हैं कि देवता भी अमृत पाने के लिए जो है
जब समुद्र मंथन हुआ तो आपस में झगड़ने लगे और राक्षसों को जो है अमृत नहीं पीने दिया। तो ये क्या है, ये एक तरह का अमृत है, और इस अमृत को अगर आप पी लेते हैं या खा लेते हैं और भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, कि भगवान विष्णु का भी दिन है और आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं, और तुलसी दल कहते हैं जरूर रखना चाहिए आज के दिन, बिना तुलसी के जो भगवान को भोग अर्पित नहीं होता। तो ये सारी चीजें करके और उसको अमृत समझ करके खीर को अगले दिन ग्रहण करना चाहिए चंद्रमा की रोशनी के बाद भगवान को भोग लगा करके। इससे आपके देह की पुष्टि होती है, शरीर की पुष्टि होती है, आत्मा की संतुष्टि होती है, और व्यक्ति के जीवन में रोगों से उनको निवृत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से ही निर्मित है, और इनको इसके अंदर भी जो है शांति और कांति की आवश्यकता भी जीवन के अंदर रहती है। जैसे चंद्रमा में शांति और कांति दोनों कलाएं होती है, ज्योतिषना होती है, तो हमारा आत्म बल, ज्योतिषना का मतलब हमारी आत्म ज्योति जो है वो भी जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार बिल्कुल संजय जी, लेकिन एक सवाल, अभी आप अमृत वर्षा का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में सवाल उठा कि जिस भोग का आप जिक्र कर रहे थे कि भोग बनाकर तैयार करना है, तुलसी की पत्ती उसमें शामिल करनी है, रखनी है, एक सवाल सही समय को लेकर भी है कि आखिर किस समय भोग बनाकर तैयार करके हम रखें आसमान के नीचे जिसमें अमृत वर्षा हो सके। अमृत वर्षा का शुभ संयोग आप क्या बता पा रहे हैं, क्या समय आप देख पा रहे हैं? देखो 8:54 के बाद से आप रख सकते हैं, और अमृत काल जो सुबह माना जाता है सुबह 3:20 के आसपास जो वेला होती है वहां से लेकर के और 30 मिनट का टाइम होता है वो अमृत वेला कहलाती है। तो रात्रि को अगर आप 8:54 के बाद जब भी आप चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे तो पूर्णमासी शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, पूरी रात ही अमृत वेला होती है एक तरीके की। परंतु सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भोर का टाइम है 3:20 का टाइम है वो सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा आकाश में आप देखते हैं तो उस वक्त जो है अमृत वेला या अमृत काल उसको हम कहते हैं, उसमें अगर वो खीर अवश्य वहां पर रखी रहे तो अवश्य जो है अमृत तुल्य हो जाती है, और अमृत खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। जैसे समुद्र मंथन के अंदर आप देखें कि जो है विष भी निकला तो अमृत भी निकला। अमृत जो कलश था उसको पीने के लिए राक्षसों ने बड़ा कोशिश करी और 2 राक्षस जो है पी भी गए थे, जिस कारण से जो है उनका धड़ भगवान विष्णु ने धड़ से अलग कर दिया, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। तो ये क्या है कि अमृत पीने के लिए हर आदमी अमर होना चाहता है। तो आज के हमें जो भी व्यक्ति इस जीवन में पैदा हुआ है वो अमृत पीने से उसके शरीर की पुष्टि हो जाएगी, शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। तो ये क्या है कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ को लंबी करने के लिए और हमारे मन को शांत करने के लिए ये इनकी आवश्यकता अवश्य होती है। कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में, शास्त्रों में भी मंत्र आया है, धरती क्षमा दमोस्तेम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो इति धर्म लक्षणा। धर्म लक्षण में भी आता है कि हमें शांत रखना है, मन को शांत रखना है, आत्मा को शांत रखना है, और जो हमारे हाथ भी उसमें भी 5 तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको अपने अग्नि तत्व को शांत करना है तो आप अपने अंगूठे को जोर से पकड़ के रखें, तो आप तर्जनी उंगली को पकड़ कर रखें जिससे कि आपके वायु तत्व शांत हो। तो 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस किया जाता है, और ये क्या है कि हमारे एलिमेंट्स जब बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, हमारी प्रकृति और नेचर में एलिमेंट्स जब बैलेंस होंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही जो है धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वो प्राण वायु से जी रहे हैं। ऑक्सीजन अगर हम ना लें तो हमारे जो है ऑक्सीजन से हमारे फेफड़े काम करते हैं, फेफड़े से हमारा जो है हार्ट काम करता है, और हार्ट से हमारे 44 नाड़ियां जो शरीर के अंदर है वो मेन नाड़ियां वो काम करती हैं, और श्वास और निष्क्रमण आपके जीवन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का बैलेंस जब होता है तो आदमी स्वस्थ रहता है। और जब अमृत पी लेता है तो क्या है कि चावल के अंदर भी जो है अमृत तुल्य कण होते हैं जो, और खीर के अंदर भी अमृत होता है, तो इससे हमारे रोगों से जो है हमें शीघ्र ही निवृत्ति मिल जाती है। और चांदी के बर्तन में रखने से ठंडक आ जाती है, मिट्टी के बर्तन में रखने से उसके अंदर जो है कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। देखो मिट्टी में आप चाय भी पीते हो, कॉफी भी पीते हो, कुछ भी अगर मिट्टी के बर्तन पीते हो तो उसके अंदर से उसका लवण्य जो आता है, या खीर जब रखते हो तो उसका जो लवण्य मिट्टी का जो आपके शरीर में आता है तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके अंदर जो हम खड़े होते हैं घास पर तो हमारा मन अलग होगा, चप्पल जूते पहनेंगे तो अलग होगा। तो ऐसे ही जब भी किसी भी पात्र में कोई चीज रखी जाती है उसका भी तत्व उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें नेचर को भी बैलेंस करती हैं,
मनुष्य को भी बैलेंस करती है, शरीर को भी बिल्कुल बैलेंस संजय करती जी, है, एकदम सही कहा आत्मा को आपने कि बैलेंस ये करती सारी है। चीजें जो है नेचर को बैलेंस करती है, मनुष्य को बैलेंस करती हैं, और जिस चीज में हम वो खीर रखते हैं उसका तत्व भी उसमें आता है। और आपके इस जवाब से मुझे लगता है काफी दर्शक हैं जिनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हमें किस समय पर कितने बजे जो है वो चंद्रमा की रोशनी के नीचे खीर रखनी है और उसको कब ग्रहण करना है। आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जो है लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव जो है उसके रूप में भी हम लोग मनाते हैं, और आपने ही बताया कि आज के दिन विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, तो किस तरह से हम लक्ष्मी पूजा, विष्णु पूजा करें, और जो लोग आज के दिन व्रत रखते हैं उसका समापन कब होगा? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखो, सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु और कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय जी की पूजा का भी काफी बड़ा विधान माना गया है आज के दिन। और कहते हैं कि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ है। लक्ष्मी को जो है पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत और तुलसी दल का जो है स्नान करा करके पहुंच करके आसन पे बिठाना चाहिए, पीले कपड़े के ऊपर जो है, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है पीला कलर पसंद है। तो भगवान विष्णु का भी दिन है, श्री का भी दिन है आज के दिन। स्नान करा करके और पूरे दिन जो है अगर हो सके तो लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आरती भी करें। और हम जब बोलते हैं जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि दाता। तो क्या है कि जब आरती गाते हैं तो उसमें सूर्य और चंद्रमा की गति, भगवान विष्णु को, सबको हम याद करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम लक्ष्मी जी की आरती कर लें, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती रखें। और आज के दिन मैं कहूंगा कि फलाहार और खीर, इन दो चीजों से ही आप अपना व्रत खोलें शाम के वक्त, और पूरे दिन जो है भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का जो है ध्यान करते रहें, क्योंकि व्रत का अर्थ होता है कि आप किसी चीज में मग्न हो जाएं, आपका चित्त जो है बिल्कुल शांत होकर के, जिस प्रकार से चंद्रमा शांत है उसी प्रकार से हम अपने मन को शांत करें, और शांत करने के पश्चात जो है भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, साधना करें और उसी में लीन हो जाए। तो व्रत का संकल्प ही ये इस प्रकार से होता है कि हमें आत्मिक शांति, बिल्कुल, भौतिक आत्मिक शांति के लिए सभी व्रत और प्रकार की आराधना शांति हमें मिल करनी जाए। चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय जी विस्तार से बताने के लिए। तो शरद पूर्णिमा पर लगातार आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, हर जानकारी देंगे। अब बात करते हैं साफ हवा के हक की, जिसे लेकर जीएनटी की मुहिम लगातार चल रही है। हर बीतते दिन के साथ आंखों में जलन का एहसास होने लगा है और सांस के साथ धुआं भी महसूस होने लगा है। दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है और तमाम उपायों के बारे में बात कर रही है, लेकिन दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में पराली जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि साफ हवा की दो मुहिम दिल्ली में चल रही हैं, क्या उस पर फिर से पानी फिरने जा रहा है? फिलहाल तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि सांसों पर मंडरा रहा है संकट। फिलहाल टलता तो नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार प्रदूषण से जंग को लेकर एक्शन मोड में होने की बात कह रही है, तो पंजाब और हरियाणा के खेतों से फिर धुआं उठने लगा है। हालांकि किसान भी मजबूर हैं, पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई उपाय भी नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। पराली को आग लगाने का सीजन फिर से शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको बठिंडा मुक्तसर रोड पे जो नजदीक गांव है उसकी दिखा रहे हैं। किसानों की ओर से पराली को आग लगाई जा रही है। किसान मजबूर हैं, अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। सरकार कह रही है पराली को आग ना लगाओ, लेकिन किसान कह रहे हैं कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए जा रहे सरकार की ओर से, इसलिए उन्हें मजबूरन आए साल पराली को इसी तरह आग लगानी पड़ती है। जो किसान पराली को आग लगा रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार क्या मजबूरी है? सरकार कह रही है पराली को किसान आग ना लगाएं, आप आग लगा रहे हो पराली को। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ क्यों प्रबंध नहीं है? सरकार समझा भी रही है, अभी कोई मशीनरी आपके गांव में भेज रही है, आप फिर भी पराली को आग लगा। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਕਿੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 2000 ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਝੋਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਠਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ कित्थे संभ गई। जो कह रहे हैं अभी सरकार को खुद पता है भी किसान पराली को आग ना लगाए, वह क्या प्रबंध किसानों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर साल प्रबंध मुकम्मल नहीं किए जाते, जिसके कारण मजबूर होकर किसानों को पराली को इसी तरह आग लगानी पड़ती है। अब भी किसान पराली को आग लगा रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको फिर दिखा देते हैं। बठिंडा मुक्तसर रोड के नज़दीक गाँव है, वहाँ पराली को आग लगाई जा रही है। किसान मजबूर हैं, इसी तरह पराली को लगातार
पंजाब में आग लगाई जाती है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन किसान अभी भी पंजाब में पराली को आग लगाने के लिए मजबूर हैं। अपनी मजबूरी बताकर किसान पराली को लगातार आग लगा रहे हैं। कुणाल बंसल, बठिंडा। तो बठिंडा की तस्वीर आपने देखी। अब तरफ पंजाब और हरियाणा से पराली जलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार का पूरा जोर है कि ग्रैब 1 से जुड़ी पाबंदियों का कड़ाई से पालन हो, और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च अधिकारियों के साथ में एक बड़ी बैठक की है, जिसमें हालात की समीक्षा की गई। दिल्ली में स्मॉग संकट के सर उठाते ही इसकी रोकथाम के उपायों पर तेजी से काम शुरू हो गया है। चाहे एंटी डस्ट अभियान हो या फिर ग्रैब 1 की पाबंदियां, सब पर सख्ती से अमल के लिए कहा गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है और ये खराब श्रेणी में पहुंच गया है। स्थिति और ज्यादा गंभीर न हो, इसके लिए ही अभी से हर संभव प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया। यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैब 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैब 1 की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैब 1 की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। इस डस्ट मिटिगेशन के लिए 33 टीम्स DPCC की बनाई गई हैं, 33 टीम्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं और 33 टीम्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बनाई गई हैं। तो ये 99 टीम्स डे टू डे बेसिस पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, चाहे वो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो, उनमें डस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, इनकी इंस्पेक्शंस करेंगे। हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें हालात की समीक्षा करने के बाद ये आदेश दिया गया कि धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 99 टीमें कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण करेंगी। PWD, MCD, NCRTC और TMRC निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाएंगी। PWD, MCD समेत सभी विभाग सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर पूरा करेंगे। साथ ही साथ CM ने दिल्ली की जनता से कार पूलिंग, पटाखे और कूड़ा न जलाने की अपील की है। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया है कि रोजाना निरीक्षण रिपोर्ट ग्रीन वॉर रूम, पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि हालात को देखते हुए फैसले किए जा सके। PWD 200 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी PWD की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर। DMRC 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये DMRC के कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। MCD 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और NCRTC जो RRTS का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर उनको डायरेक्शंस दी गई हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में पटाखों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पटाखों के बनाने, स्टोरेज, बिक्री और फोड़ने पर 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक के लिए बैन रहेगा।
दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी और खराब ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग दें, ताकि वायु प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई जीती जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर दीपावली के आसपास पॉल्यूशन का स्तर खास तौर पर बढ़ जाता है और हवा दम घोटू होने लगती है। और इस दम घोटू हवा से बचने के लिए लोग एयर प्यूरिफायर का सहारा लेते हैं। लिहाजा बाजार में एयर प्यूरिफायर की डिमांड भी बढ़ती जाती है और हालात ऐसे हैं कि आजकल बाजार से एयर प्यूरिफायर आउट ऑफ स्टॉक होने लगे हैं। गाजियाबाद में एयर प्यूरिफायर को लेकर दुकानदारों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। डिमांड तो दिवाली के लगभग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। ये पराली जलने के कारण जो पोल्यूशन होता है उसके कारण इसी टाइम से लोग अभी से ही एयर प्यूरिफायर की पूरी डिमांड आ रही है मार्केट में और कंपनियों के पास, कई कंपनियों के पास इस वक्त ऑलरेडी स्टॉक आउट हो चुका है। दुकान पर डिमांड अच्छी खासी रहती है उसकी, क्योंकि जिनके घर में परेशानी है वो लोग तो लेते ही लेते हैं। हालांकि उसको नॉर्मल आदमी भी ले लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके रूम की जो एयर है उसको और ज्यादा प्यूरिफाई कर देता है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण का स्तर देखते हुए लोग एयर प्यूरिफायर का रुख कर रहे हैं और ऐसे में जरूरी नहीं है कि एयर प्यूरिफायर से हवा क्लीन हो जाए। एयर प्यूरिफायर कंपनियां कई बार गलत दावे भी करती हैं। एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियों के गलत दावे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्शन लेने की बात कही है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए BIS, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग की शुरुआत करने की बात भी कही है। पोल्यूशन का शुरू हुआ चर्चा, ये AQI है, AQI अभी दिखा रहे 178, 200 वगैरह मोबाइल में दिखाते हैं। लोग डर डर के एयर क्वालिटी एयर क्या है, एयर प्यूरिफायर घर में लगाते हैं। तो एयर प्यूरिफायर इतना फॉल्स क्लेम करते हैं। बोथ BIS, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और कंज्यूमर्स मिलके हम लोगों को एक जागृति, एक अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील। नहीं तो एयर क्वालिटी का इतना दिखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना क्लेम करते हैं, कुछ रहता ही नहीं, ये कुछ भी नहीं रहता उसमें। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच कैसे सुरक्षित रहें और क्या करने से प्रदूषण से बचा जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा ने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता से खास बातचीत की। सर्दियां आने से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। AQI लेवल 200 के पार कहीं ना कहीं इलाकों में जो है पहुंच रहा है। तमाम समस्या जो है बढ़ते प्रदूषण के साथ आती है और सबसे पहले आती है सांस लेने की दिक्कत। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गुप्ता जी है गंगाराम के। सर, सबसे पहला सवाल, प्रदूषण हर साल बढ़ता है और खराब स्तर पे पहुंच जाता है। सांस लेना सबसे ज्यादा जो है दुश्वार लोगों को होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मनीषा जी। हमें ये समझना है कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे महीन कण जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्टिकुलेट मैटर या PM पार्टिकल्स बोलते हैं। ये PM पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर बहुत सारे कारणों की वजह से हवा में, वातावरण में आ जाते हैं और जब ये पार्टिकुलेट मैटर आते हैं तो ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से पार्टिकुलेट मैटर के अलावा कुछ और पार्टिकल्स हैं, जैसे ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं। ये सारे के सारे कई डिफरेंट रीजन से, कई डिफरेंट सोर्सेज की वजह से एनवायरनमेंट में, हवा के अंदर घुल जाते हैं और ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। PM 2.5 पार्टिकल होते हैं, ये सांस की नली के अंदर जाते हैं। तो नॉर्मली आपकी हमारी सांस की नली कुछ इस तरीके से खुली होती है जिसके अंदर हवा आती है, जाती है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन पॉल्यूशन के समय में ये समस्या कुछ इस तरीके से हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो दोनों नलियों के बीच में आपको अंतर नजर आएगा कि ये जो नली है जो लाल रंग के अंदर से हो गई है और जिसके अंदर जो सांस का रास्ता है वो बहुत कम रह जाता है। ऐसी स्थिति में ये बच्चे जो हैं इनको एक तरीके की घुटन महसूस होती है, सांस के अंदर घुटन लगती है, रात को उनको ज्यादा तकलीफ महसूस होती है और वो घुटन की वजह से उनको खांसी आती है, बलगम आता है, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। घरों के अंदर धूप बत्ती, अगरबत्ती, बल्कि रेगुलर दैनिक प्रक्रिया के तौर के ऊपर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी हानिकारक प्रक्रिया है। एक धूप बत्ती को जब जलाया जाता है तो उसके जलने पे लगभग 125 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। इसी तरीके से एक अगरबत्ती से लगभग
75 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। तो काफ़ी परिवार जो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं कि जाने अनजाने के अंदर अगरबत्ती धूप बत्ती का इस्तेमाल करने से भी कितने ज़्यादा धुएं से वो या उनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अब आपने प्रश्न पूछा बचाव के लिए, तो बचाव वही है, घर के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति धूम्रपान किसी भी किस्म का नहीं करे, घर के अंदर धूप बत्ती अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें हैं, जैसे परफ्यूम्स हैं, किसी तरीके के इत्र हैं, जो अच्छी सुगंध या खराब दुर्गंध जो हैं, इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। घर के बाहर जब हम जाते हैं तो पोल्यूशन की मात्रा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो अगर आपको घूमने जाना है तो मॉर्निंग में सुबह का समय सैर के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चों को खेलना है तो सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। दोपहर और बाहर शाम का समय जो है वो आउटडोर एनवायरनमेंट में प्ले करने के लिए नहीं है, आउटडोर में जाके घूमने के लिए, सैर करने के लिए नहीं है। अगर दोपहर में या शाम को किसी को बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क लगाकर बाहर जाएं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।